साथियों, 1848 से लेकर 1956 तक अगर गिनती करो तो 108 साल होते हैं। इस 108 साल के फुले शाहू आम्बेडकर के आंदोलन की बदौलत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। जो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन चलाया जा रहा था, उसकी वजह से हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला। पहले ये बात हमारे दिमाग में गांठ बांधनी चाहिए। यदि 1885 को अगर हम लोग इतिहास का विश्लेषण करके जानने की कोशिश करें तो ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आप ठीक से इतिहास पढ़ लो कि कांग्रेस बनाने का काम हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। जिन ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासी समाज को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। ये बात हम लोगों को ठीक से समझना होगा। जिन्होंने हम लोगों को ये पढ़ाया, ब्राह्मणों ने हमें क्या पढ़ाया? अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा। ये ब्राह्मणों ने पढ़ाया हमारे लोगों को कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा। ये ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को समझाया, मगर उन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, मूल निवासी समाज को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसी की जो जातियां हैं, जो भारत सरकार ने स्वीकार की, वो 6000 से ज़्यादा है। मैं आपको 6000 का टोटल आंकड़ा बता रहा हूं कि 6000 है। 6000 से ज़्यादा टुकड़ों में उन्होंने बांटा। वो लोग हम लोगों को ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा। उन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जिन्होंने दो टुकड़ों में बांटा, जिन्होंने 6000 टुकड़ों में बांटा, अगर तुलना कर लो तो पता चलेगा ज्यादा खतरनाक लोग कौन है। जिन्होंने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग है। और उन्होंने हमारे लोगों को बताया, अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन है, अंग्रेजों को भगाना होगा। और बहुसंख्याक 85% लोग हमारे थे। हमारे लोगों ने गांधी को नेता माना, अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों को भगाने के बाद गांधी ने देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो आपके सामने का इतिहास है, ये कोई 1000 साल पहले का इतिहास नहीं है। ये तो अभी अभी करंट इतिहास है, 15 अगस्त 47 का इतिहास है।
ये कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 2000 साल पहले की घटना है। अरे ये 15 अगस्त 47 को हुआ और अभी 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। बहुत लंबी कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, ये अभी की बात है। गांधी को हमारे लोगों ने कहा रे तो साधु आदमी है। हमारे लोगों ने क्या, अरे तो साधु आदमी है, अरे तो महात्मा आदमी है। बाबा साहब आंबेडकर ने, ज्योतिराव फूले, जब 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो ब्राह्मणों ने न्यायमूर्ति रानडे नाम के ब्राह्मण को ज्योतिराव के पास भेजा और कहा अब चलिए चलिए, ये राष्ट्रीय सभा नेशनल कांग्रेस बनी है, चलिए। ज्योतिराव फूले वो होशियार आदमी थे। बाबा साहब के इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मगर बाबा साहब से होशियार ज्यादा थे। बाबा साहब पढ़े लिखे ज्यादा थे, मगर ज्योतिराव फूले होशियार ज्यादा थे। तजर्बे से, अनुभव से होशियार ज्यादा थे। उन्होंने उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आप राष्ट्रीय सभा कह रहे हो, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये ब्राह्मणों की महासभा है, इसमें मैं आने वाला नहीं हूं। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, ये ज्योतिराव फूले ने लिख कर रखा, ये लिखित रूप से रखा हुआ है। और इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास आया और इसके आधार पर ज्योतिराव फूले ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1848, ताकि बात आपको समझ में आ जाए, 1848 को ज्योतिराव फूले ने शूद्र अर्थात ओबीसी, अतिशूद्र, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को जगाकर जोड़ने का आंदोलन शुरू कर दिया। तो ब्राह्मण लोग जाग गए, हमारे लोग कम जागे, ब्राह्मण लोग जाग रहे तो जाग रहे। हमारे जागने का देखकर ब्राह्मण जाग गए। अरे ये तो अगर पहले जाग गए तो फिर तो हमारा आजकल की भाषा में खेला करेंगे। ये लोग जो है ये मिलकर हमारा खेला करेंगे। तो इसलिए 1848 के बाद 1885, अगर 1848 में 2 साल और मिला दो, 1850 हो गया। उसके बाद 1885, 35 साल और ये 2 साल, 37 साल में ब्राह्मणों ने दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया। ब्राह्मण लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, अगर इन्होंने कांग्रेस नहीं मनाया होता तो आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का पंडित, अब ब्राह्मण लोग को उत्तर प्रदेश में पंडित कहते ना। एक बार हमारा एक इंजीनियर था आर.के. राम, फैजाबाद में, ये कौन सा है, आजमगढ़ है, तो आसपास ही है, फैजाबाद ज़्यादा लंबा नहीं है। वहाँ हम सवेरे चाय पी के बैठ रहे थे चाय पीने के लिए, तो वो उधर से आर.के. राम जो इंजीनियर है वो जा रहे थे, तो उनको आवाज़, अरे आर.के. राम जी आइए 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 आइए। फिर वो बैठ गए, तो उनके पहचान वाला एक धोती वाला पंडित जा रहा था, तो उन्होंने जोर से, अरे पंडित जी, तो आ गया हमारे पास बैठ के, वो भी चाय पीने लग गया कि मुझे जरा काम है, जला गया। तो हमने जाने के बाद आर.के. राम को पूछा, ये पंडित है?
वाह, कहा क्या हुआ? हमने हमारे महाराष्ट्र में जो विद्वान होता है उसको पंडित कहते हैं, आप ये फटे धोती वाले को आप पंडित कैसा कह रहे हैं? विद्वान है? नहीं, विद्वान नहीं है तो आप पंडित कैसे कह रहे? कहा कि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जन्मजात अगर गधा पैदा भी हो जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में उसको पंडित कहने का रिवाज है। बड़ा अजीब मामला है। जन्मजात कोई पढ़ा लिखा तो नहीं होता है ना, मगर यहां तमाम ब्राह्मणों को पढ़े लिखा हो या अनपढ़ हो आप उसको पंडित जी बोलते हैं, अरे पंडित जी। मगर पंडित शब्द जो है विद्वान के लिए उपयोग में लाया जाता है, विद्वान के लिए पंडित शब्द का उपयोग किया जाता है। मगर उत्तर प्रदेश में ये अलग रिवाज है कि जो गवार आदमी ब्राह्मण है उसको भी पंडित कहने का रिवाज है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इन ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की और उनको मालूम था कि उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो अंग्रेज लोग देश छोड़कर भागने वाले नहीं है। ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की संख्या ज्यादा है, इन लोगों को तैयार करना होगा, इन लोगों को भड़काना होगा और इनका इस्तेमाल करके अंग्रेजों को भगाना होगा। और अंग्रेज अगर चले जाते हैं तो पंडित को प्रधानमंत्री बना देंगे। ऐसे ही हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। साथियों, उसके बाद में स्वाभाविक रूप से जो पंडित होता है वो स्वाभाविक रूप से अपने लोगों के फायदे के निर्णय लेता है, अपने लोगों के फायदे के निर्णय लेता है। 3.5% ब्राह्मणों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के लोकसभा चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 66% सीटें दे दी। संख्या 3.5%, टिकटें दी 66%। इसका मतलब यह है कि 62.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। ये दूसरे लोग कौन है? शेड्यूल कास्ट का तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, इसके लिए उनके कोटों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। शेड्यूल ट्राइब का 7.5% का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके कोटे पर वो कब्जा नहीं कर सकते। फिर किसके कोटे पर कब्जा किया? तो 2 लोगों के कोटे पर कब्जा किया। 52% ओबीसी और 15% माइनॉरिटी, इनके कब्जे, इनके वोटों पर कब्जा किया और उनको संख्या के अनुपात में जो अधिकार मिलना चाहिए था उसके बजाय ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। और उनके समर्थन से उस समय जो लोग बहुमत हासिल किया उसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यानी गांधी जी ने हम लोगों को तैयार किया और हमारे देश पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया। हम लोगों ने गांधी जी का चेहरा देखा, अरे ये तो लंगोटी बांधने वाला आदमी है, ये तो संत आदमी है, तो साधु आदमी है, ये तो धोखाधड़ी नहीं करने वाला है। ये मानकर हमारे लोगों ने झांसे में फंस करके ये सारा का सारा काम किया। ये हमारे सामने का इतिहास है और बहुत पुराना इतिहास आपको नहीं बता रहा हूं।
तो ये जिन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, उन लोगों ने इस देश पर आजादी हासिल करने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया। आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है। देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा होता है। विधायिका, जहां एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं। आज भी सारे देश भर में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अगर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। कांग्रेस की स्थापना करने वाले ब्राह्मण, बीजेपी की स्थापना करने वाले आरएसएस के लोग, आरएसएस की स्थापना करने वाले ब्राह्मण लोग। इसका मतलब है राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। राजा राम की जगह सीताराम आ जाता है, सीताराम जाता है राजा राम आता है, राजा राम जाता है सीताराम आता है। हमें क्या लगता है? नहीं, बदल गया है। राजा राम चला गया, सीताराम बदल गया है। हमारे लोगों को अरे बदल गया है। मगर वो जो एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ जाता है, इससे जो ब्राह्मण राज है, ये विधायिका में ब्राह्मण का कब्जा बरकरार रहता है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 बातें महत्वपूर्ण है। वो 2 बातें क्या महत्वपूर्ण है? 2 बातें महत्वपूर्ण है। वो है मंत्रिमंडल में मंत्री कौन होगा। इसका मतलब है कार्यकारी सत्ता किसके हाथ में होगी। मंत्री का मतलब है कार्यकारी सत्ता, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगा। तो मंत्री कौन होगा, एक बात है। दूसरा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी किसके होंगे। आप लोग देखो, इन लोगों ने आज तक उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, ये बाबा है ना, क्या नाम बाबा का है? योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी। अरे काहे का योगी? यार भोगी आदमी है, सत्ता भोग रहा है, उसको लोग कहते योगी। अरे तो सत्ता भोग रहा है, वो योगी कैसे हो सकता है? ये भी बात हमारे लोगों को सब, अरे योगी, अरे तो सत्ता भोग रहा, भोगी ना हो गया, खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। वो जो योगी है, जो बाबा है, वो बाबा पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसका सर्टिफिकेट क्या है? बाबा। हम लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो बाबा नाम का सर्टिफिकेट उसके पास है, बाबा। अरे क्या सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है भाई? वो उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला नहीं है, पता है? अरे बाबा उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला नहीं है, उत्तरांचल का रहने वाला है। और रहने वाला उत्तरांचल का है, घर छोड़कर भाग गया। मालूम नहीं आप लोगों को? घर छोड़कर भाग गया। क्यों? माँ बाप उसको स्कूल में जाने के लिए बताया। स्कूल में जाने के कहने की वजह से भाग गया, और बहुत सालों तक पता ही नहीं चला। और बहुत साल के बाद बाबा बनकर लोगों के सामने आए। तो ये जो बाबा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। आप लोग बोलते हो तो हिंदी तो अच्छा, मातृभाषा ना है भाई हिंदी। हिंदी तो मातृभाषा ना है। हिंदी कोई अंग्रेजों की भाषा हिंदी मातृभाषा है ना। हिंदी अच्छा बोल लेता है। अरे भाई, किसी संस्थान में वो गोरखपुर के आश्रम में चला गया,
वहां पुराना एक बाबा था, पुराना बाबा था। वो गोरखपुर का जो संस्थान है, वो गोरखपुर का संस्थान का जो बाबा है, गोरखनाथ बाबा, ये बुद्धिस्ट आदमी था। बाबा गोरखनाथ जो है ये बुद्धिस्ट था। तो इसका सबूत क्या है? तो उस मठ का जो भी चौधरी या प्रमुख होता है उसको पूरा मुंडन करना पड़ता है। पता है, ये भी मुंडन करता है। ये जो बाबा ये है ना, आदित्य योगी, ये योगी नहीं कह सकता भाई, आदित्यनाथ कहो। ये आदित्यनाथ भी पूरा चंपी करता है। करता है नहीं करता? पूरा चंपी करता है। क्यों? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो पूरा का पूरा चंपी करना पड़ता है, पूरा पूरा बाल निकालना पड़ता है। तो ये बाबा गोरखनाथ जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क से संबंधित है, और उसी की वजह से ये आदमी जो है ये भी पूरा ये करता है, मुंडन करता है। तो ये जो व्यक्ति है ये अब आरएसएस और ब्राह्मणों के झांसे में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए खास बात बता रहा हूं। जब चुनाव हुआ, 5 साल की सरकार अखिलेश यादव की, 5 साल की सरकार मायावती की, हुई कि नहीं? उसके बाद ईवीएम में इन लोगों ने खेल खेला। तो ईवीएम का खेल लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए एक ओबीसी के आदमी को उन्होंने उठाकर खड़ा किया। तो डिप्टी सीएम का क्या नाम है भाई? केशव प्रसाद मौर्य है। आपके यूपी का है? मैं यूपी का नहीं हूं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी का है। उसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रखा याद है? कि ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के वोट ले लेगा, बहुमत मिलेगा, मुख्यमंत्री कब बनाना है, किसको बनाना है, वो बात की बात है। उसको सामने रखकर, यानी धोखाधड़ी की बात आपको समझा रहा हूं, सबूत के तौर पर समझा रहा हूं। जिस प्रदेश में जाता हूं उसी प्रदेश का उदाहरण देख के समझाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को ब्राह्मणों ने चुनाव लड़ने के पहले सामने रखा, उसके चेहरे पर वोट मांगा, फिर बहुमत हासिल किया। बहुमत हासिल करने के बाद अखबारों में कुछ कहानियां पब्लिश कर दी। क्या कहानियां पब्लिश कर दी? कि ये केशव प्रसाद मौर्य जो है, जब मुसलमान गाय और जानवर भर के लेकर जाते थे तो उसको रोकते थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के तौर, और वो सारा ट्रक जो है अपने कब्जे में लेकर 2 नंबर का धंधा करके 19 केस केशव प्रसाद मौर्य पर। अब जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो अखबार में 2-3 ऐसे मामले उछाल दिया, और उछालने के बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य को आरएसएस भाजपा के लोगों ने दिल्ली बुलाया कि आपके बारे में ये खबरें आ रही। खबरें उन्होंने ही पब्लिश की, उनके पास ही पहले से डाटा था कि नहीं ये। और अखबारों में लिखने का काम कौन करते हैं? जिसे आप लोग पंडित जी कहते हैं, वो पत्रकार लोग हैं, उनको ही कहलवा करके स्टोरी छपवा दिया। और स्टोरी छपवाने के बाद में हाईकमान ने दिल्ली में बुलाया, केशव प्रसाद मौर्य को कहा, अरे पार्टी की बदनामी हो जाएगी भाई आपको मुख्यमंत्री बनाने से। अब रोकना कैसे समस्या थी आरएसएस को कि इसके नाम पर वोट लिया, रोके कैसा? आपका मुख्यमंत्री बनाने से बदनामी होगी। तो आरएसएस भाजपा के लोग दूसरे ओबीसी के आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, दूसरे ओबीसी को बना सकते थे। बाबा को पकड़ के लाए।
चुनाव में बाबा ने इनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, अलग चुनाव लड़ा। वहां गोरखपुर में बाबा ने अलग चुनाव लड़ा, इनका समर्थन नहीं किया। बाबा बीजेपी का सदस्य भी नहीं था। क्यों? देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, बाबा बीजेपी का सदस्य भी नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। यानी धोखा कितना बड़ा लोग करते हैं कि जो आदमी बीजेपी का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री बनाकर उन लोगों ने इस तरह से बैकवर्ड क्लास के आदमी को मुख्यमंत्री पद से रोकने के लिए, अखिलेश यादव को रोकने के लिए इसका नाम सबने रखा केशव प्रसाद का, और केशव प्रसाद का नाम हटाने के लिए जानवरों को पकड़कर बेचने का आरोप लगाया, और इस तरह से उसका पत्ता काटा। किस तरीके से ओबीसी के लोगों के साथ में ब्राह्मण लोग किस तरह से खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब है 52% ओबीसी और 15-20% माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जो है, अब माइनॉरिटी में मुसलमानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो 52 को लड़ा देते हैं मुसलमानों से, 52 को लड़ा देते हैं मुसलमानों से, और मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा कर देते हैं। अगर बीजेपी के लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट देने के लिए कहे तो वो राजी नहीं होते, मुसलमानों को वोट देने के लिए कहे राजी नहीं होते, ओबीसी के यादव लोग हैं और बहुत सारे जागृत लोग हैं, वोट देने के लिए कहते वोट नहीं देते, बोलते तो ये ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। मगर जब लड़ाई हिंदू मुसलमान की खड़ी कर देते हैं तो सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के विरोध में हिंदू के खाचे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साइड में खड़े हो नहीं सकते, इसलिए हिंदू के साइड में खड़े हो जाते हैं। जब हिंदू के साइड में खड़े हो जाते हैं, ऐसे समय में चुनाव होता है, और फिर आपको सोचने का भी मौका नहीं होता है, आपके अंदर दुश्मनी का भाव होता है, और मुसलमानों के विरोध में जब आपके मन में दुश्मनी का भाव होता है, तब आप ब्राह्मणों के पार्टी को वोट देकर के वापस आ जाते हैं, उनको बहुमत मिलता है, और वो जब आप लोगों के विरोध में काम करना शुरू कर देता है, तब आपको होता, अरे साल तो गलत हो गया। आज बिहार में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हो गए, और मुख्यमंत्री होने के बाद वो लालू प्रसाद के साथ मिल गए, तो उन्होंने ओबीसी की गिनती की तो संख्या भरी 64%, 64% संख्या निकली। उत्तर प्रदेश में जब नीतीश कुमार बिहार में गिनती कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी गिनती की जा सकती है। मगर उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार ओबीसी थे तो गिनती कर दिया, यहां बाबा है और खत्री आदमी है, छत्री आदमी है, तो वो गिनती नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने एक बाबा को यहां मुख्यमंत्री बना दिया, और बाबा को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने देखा बाबा को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। अब नरेंद्र मोदी काबू में रहे, नरेंद्र मोदी ज्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए आरएसएस के लोग अभी अपने प्रचारकों के द्वारा प्रचार करवा रहे हैं कि अब बाबा का प्रधानमंत्री बनने का मामला है, अब मोदी जाएंगे तो बाबा बनेंगे। यानी मोदी को इशारा कर दिया कि आप काबू में रहे, मर्यादा में रहे,
अगर आप मर्यादा में नहीं रहते हैं तो बाबा रेडी है, हमको कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। इस्तीफा की चिट्ठी जो है हम ही दिल्ली से भेज देंगे, उनको साइन करना है और कुछ करना नहीं है। और इधर उनको दिल्ली में इनको हटाकर उनको शपथ दिलवा देंगे, राष्ट्रपति भी हमारा ही है। ये सारा खेल देश में चल रहा है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 3.5% लोग हैं और 3.5% संख्या के आधार पर वो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते, तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनवा सकते 3.5% ब्राह्मण, वो 52% जो ओबीसी के लोग हैं उनको मुसलमानों के विरोध में भड़काकर हिंदू बनाते हैं। ये बात समझ में आती है आपको? चलो समझाता हूं, क्योंकि ये बात समझाने की है। हिंदू शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? दयानंद सरस्वती का नाम सुना? ये ब्राह्मणों का बड़ा धार्मिक नेता है, गुजरात का है दयानंद सरस्वती। उसने लिख कर रखा है, रिकॉर्ड में हमारे पास एविडेंस है। क्या लिख के रखा है? हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है। हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है, क्योंकि जो पर्शियन भाषा बोलते थे उनको स का उच्चारण करना नहीं आता था, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का उच्चारण हो गया हिंदू। और इस तरह से इन लोगों को उन्होंने हिंदू कहा कि ये सिंधु के बाहर के लोग हैं, आगे के लोग हैं, हिंदू है। इस तरह से इन लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। मुसलमान जो पर्शियन भाषा बोलते हैं वो उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू का मतलब है काला, ठग, चोर। इस तरह से उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने यह बात कही। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों का ही बहुत बड़ा धार्मिक नेता है, जो हिंदू शब्द का इतिहास बताता है कि ये इस तरह से हिंदू शब्द आया। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मणों ने क्या किया? एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण तब भी ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण हैं, आगे भी ब्राह्मण रहेंगे। ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं मानते। हाँ, कहते कहना और मानना दो अलग अलग बातें हैं। आप बोलेंगे फिर ये कहते भी काय के लिए है? तो एससी, एसटी, ओबीसी को गधा बनाने के लिए कहना पड़ेगा ना भाई। एससी, एसटी, ओबीसी को गधा बनाना है तो कहना पड़ेगा, इसके लिए कहते हैं। अन्यथा ब्राह्मण लोग ये जानते हैं कि हिंदू तो मुसलमान की दी गाली है, तो वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। इसलिए वो हमारे लोगों को हिंदू कहते रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू कहते रहते हैं। ब्राह्मण कल भी ब्राह्मण था, आज भी ब्राह्मण है और कल भी आपको ब्राह्मण भी करता रहेगा, हिंदू नहीं कहता है। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद उसके सारे संस्कार ब्राह्मण के नाम पर होते हैं। हिंदू के नाम पर किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं होता है। ये बात आप लोग समझो। तो फिर हम लोगों को उन्होंने हिंदू क्यों कहा? दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं जो हम लोगों को जानना जरूरी है, एससी, एसटी, ओबीसी को जानना जरूरी है। आपको उत्तर प्रदेश में 8.5% ब्राह्मण हैं,
सारे देश भर में 3.5% है, उत्तर प्रदेश में 8-8.5% ब्राह्मण हैं। कभी किसी ब्राह्मण को हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए देखा? हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए आपने किसी ब्राह्मण को देखा? जैसे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु गेरुआ वस्त्र पहनकर प्रचार करते हैं, वैसा प्रचार करते हुए कभी किसी ब्राह्मण को आपने हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए देखा? नहीं देखा। वो कभी भी प्रचार नहीं करते। फिर प्रचार किए बगैर SC ST OBC को हिंदू कैसे बनाते हैं? अगर किसी को क्रिश्चियन बनाना है SC ST OBC को, तो उसका फादर प्रचार करता है, दीक्षा देता है। मुसलमान बनाता है तो उसकी दीक्षा देता है। कभी आपने किसी ब्राह्मण को इस तरह से प्रचार करते हुए नहीं देखा। फिर हमें हिंदू कैसे बनाता है? कभी आपने नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिंदू बनाते कैसे हैं। आज जो आदमी, आज जो SC ST OBC है, अगर कल आजमगढ़ में फसाद हो जाए, आज हिंदू है SC ST OBC और कल फसाद हो जाए, हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, तीसरे दिन SC ST OBC में जाना, पूछना कौन है हिंदू, कौन है हिंदू, कौन है हिंदू। फिर 15 दिन, 1 महीने के बाद जाना, फिर पूछना कौन है शेड्यूल कास्ट, कौन है शेड्यूल ट्राइब, कौन है OBC। यानी हिंदू बनाने का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्राह्मणों ने बनाया। जितना ज़्यादा फसाद होगा उतना ज़्यादा हिंदू होगा। ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकता। क्यों? कैसे नहीं बना सकता? अगर कोई ब्राह्मण SC ST OBC के पास गया, OBC के पास गया, कुर्मी के पास गया, कहने लगा कुर्मी जी आपको हम शूद्र वर्ण में रखते हैं। पंडित जी गया और कुर्मी को कहा आपको, कुर्मी जी आपको शूद्र वर्ण में रखते हैं। तो कुर्मी ने पूछा ये वर्ण व्यवस्था में कहाँ होता है? कहा सबसे नीचे होता है। अच्छा, इसको कोई अधिकार वगैरह होता है कि नहीं? अधिकार नहीं रहेगा। एक काम रहेगा आप किसानी करने का, फसल पैदा करने का, हम लोगों को खिलाने का। तो आपको कैसे खिलाएंगे? हमारे द्वारा सत्यनारायण की पूजा करवा देने का। सत्यनारायण की पूजा करने से क्या होगा? नहीं, आपको ज्यादा फसल हो गई इसलिए सत्यनारायण की पूजा। फसल हमने पैदा की, अच्छी फसल हमने पैदा की, तो सत्यनारायण की पूजा क्यों होनी चाहिए? यही धर्म है। क्या है? यही धर्म है। तो इस तरह से वो कुर्मी जाति के आदमी को चौथा वर्ण जो शूद्र है उसमें डाल देता है। जब उसको मालूम होगा, समझाने के बाद मालूम होगा, ब्राह्मण उसको प्रचार करके शूद्र बनाएगा, तो वो जूता निकालेगा। और जूता निकाल के पंडित जी के सर पर 1000 बार जूता मारेगा, बोलता एक हो गया। 1000 जूता मार के पंडित को कहेगा अब एक जूता हो गया है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण किसी भी OBC को प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकता, शूद्र नहीं बना सकता, प्रचार करके नहीं बना सकता। इस वजह से कि वो उनको बताना पड़ेगा शूद्र वर्ण क्या है। इसलिए वो क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगा देते हैं। लड़ाई में क्या होता है? अदावत होती है, लड़ाई में झगड़ा होता है और दुश्मनी होती है। और दुश्मनी की वजह से जब SC ST OBC
मुसलमानों के विरोध में रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो प्रतिक्रिया में SC ST OBC हिंदू हो जाता है, प्रतिक्रिया में होता है। ध्यान रखना, SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू होता है, जागृति में हिंदू नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ब्राह्मण कभी जागृत करके किसी को हिंदू बनाने का काम नहीं करते हैं, मगर क्रिश्चियन बनाना हो तो जागृत करके करते हैं, और मुसलमान बनाना हो जागृत करके करते हैं, क्योंकि वो धोखाधड़ी करने का काम नहीं करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं और कहते हैं सारे क्रिश्चियन बराबर है, सारे मुसलमान बराबर है। मगर ब्राह्मण ऐसा कहीं नहीं कह सकता कि SC ST OBC और ब्राह्मण सारे के सारे बराबर है। कभी कोई ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं कहता है। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये ब्राह्मणों के संस्कृत में ग्रंथ पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द हिंदी भाषा का भी नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। और ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते रहते हैं, मुसलमानों का दिया हुआ नाम हमको देते हैं और मुसलमानों के विरोध में हमारा इस्तेमाल करते हैं। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को मुसलमानों के विरोध में इकट्ठा करके चुनाव में हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, एक गट्ठा वोट लेते हैं, अपना बहुमत हासिल करते हैं, अपनी राज्य में और दिल्ली में सरकार स्थापित करते हैं और इस तरह से देश की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। हिंदू के नाम पर जब सत्ता होगी तो सत्ता का मुखिया ब्राह्मण होगा। नरेंद्र मोदी को चेहरे की तरफ रखा गया है, नरेंद्र मोदी चेहरा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास वास्तविक सत्ता नहीं है। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी को पूछो देश में कुत्ते कितने हैं, कहा कि हमारे पास आंकड़ा है। मोदी जी बोलेंगे हमारे पास आंकड़ा है। मोदी जी को पूछो काटने वाले कुत्ते कितने हैं, कहा कि हमारे पास आंकड़ा है। अच्छा, सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं? आपने भी शायद पहली बार सुना होगा, सज्जन कुत्ता होता है, सज्जन कुत्ता भी होता है, कुत्ता भी सज्जन होता है। वो कैसे? जो ना काटने वाला हो वो सज्जन होता है, जो काटने वाला होता है उसको सज्जन नहीं कहा जा सकता। जो काटने वाला ना हो वो सज्जन होता है, और जब वो काटता नहीं है तो क्या करता है? जो कुत्ता आपको काटता नहीं है वो क्या करता है? चाटता है। बराबर है? काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। जो कुत्ता आपको काटता नहीं है वो आपको चाटता है, आपके पास आता है और आपको चाटता है, और आपको लगता है प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो आप भी उसके सर के ऊपर से हाथ घुमा देते हो। तो सज्जन कुत्ता ये है, उसकी भी गिनती मोदी के पास है। मगर मोदी को पूछो ओबीसी की संख्या कितनी है? ये नहीं है, ओबीसी ही है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर ओबीसी की गिनती उसके पास
नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है, एक कामधारी प्रधानमंत्री नहीं है। अरे जिस जाति बिरादरी का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, ओबीसी की तो गिनती करता, ओबीसी की भी गिनती नहीं कर रहा है। इसका मतलब है मोदी जी ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री। रखा हुआ समझते हो? ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता। महिलाएं यहां पर है तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो ये मोदी जी ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। तो रखा हुआ जो आदमी होता है वो उतना ही अधिकार होता है, अधिकारी होता है, जितना बताया जाए उतना ही करना होता है, ज्यादा उसके पास पावर नहीं होता है। मोदी जी ओबीसी है, ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर सकता। इसका मतलब है मोदी जी के पास प्रधानमंत्री का पद है, पावर नहीं है। पद है, पावर नहीं है। अब अगर आपके घर का पावर कट जाए तो आपके घर का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो इस तरह से आपको उजाला नहीं मिलेगा। ऐसे बगैर उजाले वाला मामला है, इससे हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। मुझे बोलते हुए भी मेरे मुंह में कड़वाहट आ जाती है, मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, फिर भी ये बात जागृति करने के लिए बोलना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को इसको बदलना होगा, इस परिस्थिति को बदलना होगा। परिस्थिति को बदला कैसे जाएगा? एक आदमी बदलने का काम नहीं कर सकता, बदलने का काम संगठित शक्ति से हो सकता है। तो मैं पहले 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांव में हम लोगों को संगठन बनाना होगा, ऐसा कहते रहता था। मगर उससे भी छोटी इकाई है बूथ लेवल। जो बूथ होता है चुनाव में, उसमें 1000 वोटर होते हैं। अभी लगभग 12 लाख से 15 लाख बूथ हो सकते हैं देश में। अगर हम लोग 12 लाख से 15 लाख बूथ में अपना संगठन बना लेते हैं तो हमारा विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। लोग तो हमारे ही है, हर बूथ में हमारे ही लोग हैं, और बूथ में ज्यादा से ज्यादा 3.5 ब्राह्मण होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, हमारे ही लोग हैं। इसलिए हम लोगों को बूथ लेवल का संगठन बनाना चाहिए, और बूथ लेवल के संगठन में सोशल नेटवर्किंग करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग क्या है? शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14। यानी ये जो सामाजिक समूह है, 1000 में 14 सामाजिक समूहों का अगर आप गठन करते हो तो आपको शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको नॉमिडिक ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको एमबीसी का वोट मिलेगा, आपको ओबीसी का वोट मिलेगा, आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई का वोट मिलेगा, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत का वोट मिलेगा, और 14 सामाजिक समूहों का वोट मिलेगा। अगर इतना वोट आपको मिल गया तो आपकी वोटों से झोली भर जाएगी और आप हर जगह आप चुनाव जीतने लायक हो सकते हो। अगर यही फार्मूला जन आंदोलन करने के लिए खड़ा करना है, मान लो यही संगठन आप खड़ा करते हो, 6.5 लाख गांव में खड़ा करते हो, और हम आपको अपील करते हैं कि आपको
जन आंदोलन करना है, सारे लोगों को सड़कों पर उतारना है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ आंदोलन चलाया था। सारे देश के लोग सड़कों पर उतर गए थे। परिणाम था 15 अगस्त 47 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। और अगर हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 6.5 लाख गांव 12 से 15 लाख बूथ पर लोगों को तैयार करते हैं तो क्या होगा? सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली हथियार कुछ नहीं उठाने आए। ये लोग केवल सड़क पर खड़े करना है। अगर ये लोग सड़क पर खड़े हो गए तो उनके झांसे से मुक्त हो जाएंगे। उनके झांसे से मुक्त होकर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरोध में गांधी ने ये कहा था, ऐसा हुआ था, लोग हमारे थे, गांधी के कहने पर सड़कों पर उतरे, अंग्रेज भाग गए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ब्राह्मण भी भारत में ब्राह्मण के प्रभाव में मुक्त हम लोग हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो मुकम्मल आजादी हमें मिलेगी। ऐसा हमको करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। केवल गांव में जाओ और गांव में बूथ लेवल का और बूथ के अंदर 14 सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लोगों को संगठन के द्वारा जागृति मिलेगी, विचार मिलेगा, आंदोलन के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। बगैर संगठन के लोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो सकते। ऐसा करना होगा। ऐसा यहां से सुनकर आप अपने अपने इलाके में अपने अपने गांव में जाकर ऐसा करोगे, आसपास के गांव में जाकर करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो 2030 ज्यादा नहीं, 2030 अगर यहां कोई बुढ़ा आदमी है तो वो भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? बोलेगा मेश्राम जी ने 2030 तक बताया तो 2030 तक तो मुझे जीना पड़ेगा। देखो, मैं काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं। देखो, गांव में रहने वाला माँ बाप बूढ़ा हो जाता है और बेड पर, मरने वाले बेड पर, बेड रीडन पर रहता है तो क्या कहता है रिश्तेदारों को? मेरे बेटे का एक बार मुंह देखना है। बोल, एक बार देखना है। वो फिर लोग रिश्तेदार, वो तो दिल्ली में रहता है, हाँ फिर भी देखना है। तो उसको मैसेज देते तो भागते दौड़ते आता है देखता है और देखकर जाता है ना। देखी हुई बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्राण है वो उम्मीद पर टिक के रहता। रे उम्मीद है 2030 तक ये सब हो सकता है। अगर बुड्ढे ने सुन लिया, अरे 2030 तक तो मुझे मरना ही मरना है, तो संकल्प कर लेगा बुढ़ा आदमी तो नहीं मरेगा। बोलेगा देख के ही मरूंगा। 2030 बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 साल ज्यादा नहीं। एक साल के 365 दिन होते हैं। अगर आप तैयारी करते हो, इतना बड़ा हमारा संगठन है, मैं 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी तब से कर रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आज मेरी उम्र 67 साल है। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है और 60 साल में टायर्ड हो जाता है। 58 में रिटायर्ड होता है, 60 में टायर्ड हो जाता है। और गांव वाले और उसके घर वाले बोलते हैं अभी गया है। गांव वाले घर वाले गया है।
ये काम से गया है, बोलते कि नहीं बोलते? अरे गया है। तो मेरे 58 भी हो गए, 60 भी हो गए, 67 भी हो गए और ऐसा सीधा ही खड़ा हूं। ऐसा नहीं हो, बुढ़ा आदमी ऐसा हो जाता है। मेरे पास 62 साल का एक कार्यकर्ता है दिल्ली में, मैं ऐसे ही खड़ा होकर के 2 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग में 5 दिन बोलता हूं, ऐसे ही बोलता हूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी जिंदगी का मकसद है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। जब किसी का कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, तो उम्मीद होती है, और उम्मीद होती है तो उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। इसलिए मेरी बात जिसने सुना, जिस किसी बुड्ढे ने भी सुना, 30 तक हो जाए, बोले नहीं मैं तो अभी जीऊंगा, अभी मैं मरूंगा नहीं। तो साथियों, 30 बहुत लंबा समय नहीं है। इतना विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 750 गांव, 750 जिले हैं देश में, उसमें 625 जिलों में हमने संगठन खड़ा कर दिया है। और 625 जिलों में 450 लोकसभा की सीटें हैं। 625 जिलों में 450 लोकसभा की सीटें चुनकर आ सकती है। यदि हम लोग इस बात को आगे जन जन तक आंदोलन फैलाने का काम कर दे, और 30 तक जन आंदोलन खड़ा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। गांव गांव में बूथ लेवल पर और बूथ के नीचे 14 सामाजिक समूहों के समूह संगठन खड़ा कर दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। केवल लोग सड़कों पर उतर जाए, वो देखकर ही, वो लोग हमारे देखकर ही पंडित जी की पेशाब निकल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमें कोई हथियार का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा, ऐसा आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान